तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन इधर उधर हो गया हो। 100 के 100 क्वेश्चन है फर्स्ट सेटिंग का। फर्स्ट सेटिंग में जितना भी है सेट वन में, ठीक है, हो सकता है किसी का ए बी सी डी 4 को होता है, आप सभी को मालूम है। तो इधर उधर करके क्वेश्चन हो गया होगा, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा मिला के। ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ। और यह पेपर आपका सेट सी का है। फुल मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 40 है। क्वेश्चन है पहला हमारा, और डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा। तो आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, इधर उधर आपका हो गया होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, यानी कि कल ही मनाया गया था, आज 9 मार्च है। शारदा एक्ट पास हुआ। शारदा एक्ट विवाह से संबंधित है, और यह हमारा पास हुआ था 1929 ईस्वी को। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक समानता का कारण है? ठीक है, तो लैंगिक समानता का कारण इनमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पितृसत्ता। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में 1856 ईस्वी को पारित किया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि लिंग एक कैसी रचना है? तो यह एक सामाजिक रचना है, सोशल। डी राइट आंसर होगा। 6 नंबर में पूछा गया है कि भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता परसेंट कितना है? तो महिलाओं की साक्षरता परसेंट है 65%। ऑप्शन ए ऑल ओवर इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है, किससे जुड़ा हुआ है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 तो छुआछूत का अंत से जुड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377 संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा समलैंगिकता से, होमोसेक्सुअलिटी से। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी योजना लिंग समानता को बढ़ावा देती है? ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। मोदी जी इसको थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिए थे। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। उन्होंने बोल दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए, और इसके लिए बहुत भी ज़्यादा कंट्रोवर्सल भी हुआ था, बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। चलिए, जो भी है अलग का मैटर है, सॉरी, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अगला हमारा, किस राज्य में निम्न लिंग अनुपात है? ठीक है, तो हरियाणा में निम्न लिंग अनुपात है। राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, हरियाणा। अगला हमारा पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक समानता का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो लैंगिक समानता का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लड़की की जल्दी शादी कर देना, यह जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और एज तो जानते ही हैं 18 साल और 21 साल, लेकिन 18 साल में लगता है कोई मैच्योर हो पाएगा यदि लड़की हो भी जाती है, लेकिन लड़का 21 साल में बहुत कम, मुश्किल से 2 या 5%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अब आपका दृष्टिकोण अलग है भाई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, यह पुस्तक है महात्मा गांधी की। ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित स्थिति सामाजिक न्याय की ओर ले जाती है, तो कौन सी स्थिति सामाजिक न्याय की ओर ले जाती है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी शिक्षा का अवसर है। 14 नंबर है हमारा, कौन सा संगठन विश्व शांति एवं सुरक्षा पर बल देती है? ठीक है, तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन ए। 15 नंबर है हमारा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो गोरखपुर प्रेस को दिया गया है, जो कि यूपी में है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीवी रमन, इनको भी नोबेल पुरस्कार, एक मिनट क्या बोला है, शांति के क्षेत्र में ना, शांति के क्षेत्र में, हाँ सॉरी, तो शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को मिला है बचपन बचाओ आंदोलन के कारण। ठीक है, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला है, सीवी रमन को साइंस में मिला है, अभिजीत बनर्जी को मालूम नहीं है मेरा। अगला है हमारा, रासायनिक उद्योग
कारण नहीं है। तो देखिए रासायनिक उद्योग से जो है आपका वायु प्रदूषण होता है, परमाणु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, लेकिन जो है हमारा ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 का। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में भी आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ूंगा और आपको सुन के आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा आपका पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। 20 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला में मृतोपजीवी जीव हैं। ठीक है, तो किसको बोलते हैं? अपघटक, ये कहलाते हैं इंग्लिश में डिकम्पोजर, ऑप्शन डी। 21 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका एक मेन रीजन है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया है जब ये CFC है कारण, तो ये कहाँ से निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? तो परफ्यूम जो हम लोग लगाते हैं ना, उससे होता है। यानी कि आप पर्यावरण को क्षति पहुँचा रहे हैं अपना सेंट मारने के चक्कर में। मैं ये लिया हूँ यार 75 ग्राम का डेनवर का, 2 साल से रखा है, कभी कभार यूज करता हूँ। रेफ्रिजरेटर में भी जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं उससे भी। ठीक है, एयर कंडीशनर, इनसे भी। डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। 23 नंबर है कि कारोबार में सुगमता सूचकांक प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन एक व्यापार ब्लॉक नहीं है? ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा एक व्यापार ब्लॉक नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। यह एक यूनिवर्सिटी है, UPEC। ठीक है, यूनिवर्सिटी जैसे रांची यूनिवर्सिटी है ना, वैसा यूरोप का एक यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो आपको मालूम है पहले नाम था गेट, बाद में 1995 में इसका नाम WTO हुआ था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो सॉरी फेमस नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है, कहाँ का? गुजरात का है, फेमस है यार, सबको जानता है। नेक्स्ट है किसने प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किया? तो मोहम्मद इकबाल ने किया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो कब शुरू किया गया? मेघा पाटेकर के द्वारा 1985 में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि भावी पीढ़ी की रक्षा पर बल देती है, कौन बल देती है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो 1973, ऑप्शन डी 1973। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र किस दस्तावेज में सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित किया है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास की जो अवधारणा है यह हमें ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने कुल सतत विकास लक्ष्य स्थापित किए हैं, तो कुल 17 सतत विकास लक्ष्य स्थापित किए हैं, ऑप्शन सी 32 का। 33 नंबर देखिए। इसमें पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक HDI एक समग्र सूचक है। ठीक है, तो किसका समग्र सूचक है? ऑप्शन ए आई का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का। नेक्स्ट है हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल 21 का ए, 21 का ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1993, ऑप्शन ए। 36 नंबर में पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितने अनुच्छेद में है? ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है यह आपका अनुच्छेद 35 में स्थित है। सॉरी 35 में नहीं है यार, अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप यानी कि बहुत सारे संस्कृतियों का मिलान। ठीक है, और लिबरल थ्योरी ऑफ
क्या लिखा है यार, माइनॉरिटी राइट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विल किमलिका के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी लेकिन मैं बता देता हूँ, दिक्कत तो नहीं होगा यार, सभी यूथ हैं और सबका एकदम आंखों की रोशनी एकदम चलता है लेजर लाइट की तरह ना सब इधर उधर चकमक चकमक देख भूलते हैं। 38 नंबर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुआ है 2010 में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 का पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक शांति का तत्व है? ठीक है, तो शांति का तत्व इनमें से कौन एक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस यानी कि न्याय। 40 नंबर, इसमें देखिए पूछा गया है कि बिना हथियारों के युद्ध किस प्रकार का युद्ध है? तो दोस्तों बिना हथियारों का युद्ध शीत युद्ध एक उदाहरण है इसका, कोल्ड वॉर, और यह 1945 से 1990 तक चला था, जिसमें विश्व दो भागों में बंट गया था। ठीक है, अगला है हमारा मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो हम सभी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसी दिन 10 दिसंबर 1948 को स्थापना हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ का। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा शांतिवादियों के सर्वोच्च मूल तत्व क्या हैं या सर्वोच्च मूल्य क्या है? ठीक है, तो शांतिवादियों का जो सर्वोच्च मूल्य है, देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा शांति और युद्ध का विरोध करना। ठीक है, पीस एंड अपोजिशन ऑफ वॉर, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यूएनओ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई? तो अभी हम लोगों ने बात किया 10 दिसंबर 1948। ठीक है, यूएनओ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी। 44 नंबर, इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिस्थापित किया है, किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाउनसले ने, ऑप्शन डी। ठीक है, 45 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1973 को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। ठीक है, अगला है हमारा पर्यावरण मुद्दों पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में 1972, तो यहाँ पे दे ही दिया है डेट। ठीक है, 1972 स्टॉकहोम में। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अभी मैंने बताया है केन्या नैरोबी, ऑप्शन डी। ठीक है, 5 जून 1973 को स्थापित हुआ था। अगला है हमारा इको मार्क एक भारतीय उत्पाद को दिया जाता है। इको मार्क मतलब होता है दोस्तों कि यह जो सामान है पर्यावरण के अनुकूल है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल। 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है, कौन समानता को प्रोत्साहित करता है? देखिए इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है यह मैं क्या बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउटेबल लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन का आंसर, तो न्याय होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लैंगिक समानता को संरक्षित किया गया है? ठीक है, तो लैंगिक समानता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इसको संरक्षित किया गया है, आर्टिकल 14, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारा 51, इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र किस अंग से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के किस अंग से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशन से ही संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्र संघ, ये जो राष्ट्र संघ है लीग ऑफ नेशन पहले बना था। ठीक है, फिर बाद में इसी का नाम बदल करके आपका यूएनओ कर दिया गया। लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का नाम बाद में बदल के संयुक्त राष्ट्र कर दिया गया था 1945 में, ये 1920 में बना था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा पूछा गया है कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991 में, 1991 में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, तो वैश्वीकरण जो है एक बहुआयामी घटना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बहुआयामी घटना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछा गया है कि भारत में सरकार में निवेश के लिए बाधाएं क्या क्या हैं? भारत में सरकार में निवेश के लिए बाधाएं कब हटाई गई? ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1991 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, मैं क्या बक रहा हूँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तब जाके यह विरोध अवरोध को हटा दिया गया, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 55 नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में निवेश और विदेशी व्यापार का समर्थन करता है। ठीक है, तो भारत हो या किसी भी देश में हो, WTO जो है यही संस्था है जो मदद करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी हमारा सी आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है हमारा कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है। तो दोस्तों यह लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद पर आधारित है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया है कि सांस्कृतिक एकरूपता का परिणाम क्या है। ठीक है, तो सांस्कृतिक एकरूपता का परिणाम हम लोग बोल सकते हैं कि वैश्विक संस्कृति का उदय, ऑप्शन सी। ठीक है, वैश्विक संस्कृति का उदय। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया, वर्ल्ड WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, गेट का नाम 1995 में बदला गया था, 1 जनवरी 1995, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, और WTO किया गया था। अगला हमारा 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति किसने प्रस्तुत की। तो दोस्तों उस समय वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है। ठीक है, तो देखिए वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है हमारा आसियन जो बैंक है यह हमारा नहीं है। ठीक है, बाकी IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO ये तीनों संभालते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशियन बैंक। नेक्स्ट है हमारा वैश्वीकरण के प्रभाव से किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के प्रभाव सबसे जो कम लाभ हुआ है कृषि क्षेत्र को हुआ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो देखिए वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो विश्व बैंक को हम लोग IBRD के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी IBRD। 65 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यापार गतिरोध का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि व्यापार को रोकता है। तो सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी है ये भी रोकता है, जो टैक्स है आयात टैक्स ये भी रोकता है। ठीक है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट, और पारगम्यता अनुज्ञा पत्र जो हमारा मिलता है, ठीक है, परमिट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वह भी रोकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर, 65 का डी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। इसमें पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पीढ़ी अगली के सांस्कृतिक स्थानांतरित करती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए संस्कृति का संचरण होता है जिसको हम लोग बोलेंगे सांस्कृतिक संचरण। ठीक है, कल्चरल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्तिवादी संस्कृति बढ़ावा देता है। ठीक है, या देती है, तो कैसी संस्कृति को बढ़ावा देती है दोस्तों, यह जो है कॉम्पेरेटिव संस्कृति को बढ़ावा देती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, कंपटीशन हर फील्ड में है भाई। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत में मुख्यतः कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। ये तो गलत है, क्वेश्चन इसका गलत है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, ये इसका क्वेश्चन होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से इनमें से कौन सा तत्व राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिकता भी है, जातिवाद भी है, आर्थिक समानता भी है, बाधा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सतत विकास का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, सतत विकास का दोस्तों जनक जो है निकोलस टेस्ला को माना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैश्वीकरण का क्या लाभ है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का जो है इनमें से सभी लाभ है, नवाचार है, कम उत्पादन लागत,
विभिन्न संस्कृतियों तक पहुँच। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी 73 नंबर का। 74 नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि वैश्वीकरण विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने में सहायक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वैश्वीकरण विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने में सहायक है। डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए बीच बीच में ना क्या होता है कि जब आप लंबा अचानक बोलने लगते हैं ना तो जमा ही आने लगता है। अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पूछा गया है, एक मिनट यार, पूछा गया है कि डैश की मदद से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में प्रवेश किया है। ठीक है, तो किसकी मदद से वैश्विक बाजार में प्रवेश किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों WTO की मदद से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक नागरिक का गुण क्या होना चाहिए। देखिए एक वैश्विक नागरिक का गुण होना चाहिए, यह जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कम बजाने वाला है। ठीक है, उलझाने वाला है, तो इसका गलत भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें विविधता और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, डाइवर्सिटी एंड कंपटीशन। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक नागरिक के निम्नलिखित अधिकार हैं। तो क्या अधिकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो एक सांस्कृतिक समाज यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो हमारा भारत अपना भारत है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत मेरा भारत प्यारा भारत। कहाँ पे बोलता है? मेला फिल्म में ना। अगला है हमारा वैश्विक नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। एक है जो वहीं पे जन्म लेते हैं अपने ही देश में। दूसरा है वे जो दूसरे देश से आते हैं। तीसरा वे जो कि दूसरे देश से कुछ समय के लिए आते हैं। और चौथा मालूम नहीं यार, चौथा के बारे में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वैश्विक नागरिक शिक्षा बढ़ावा देता है। ठीक है, तो वैश्विक नागरिक शिक्षा इनमें से सभी को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी सुरक्षा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा संगठन वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता और विकास कार्यों को प्रबंधन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 83 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक शासन में निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे शामिल हैं। ठीक है, तो वैश्विक शासन में जो है कौन सा मुद्दा शामिल होगा? सैन्य स्तर के मुद्दे, चिकित्सा स्तर के मुद्दे, जलवायु स्तर के मुद्दे। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक, ऑल ऑफ दीज मुद्दे शामिल हैं। 84 नंबर देखिए। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हस्ताक्षर किया गया। तो यह 1944 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था, ब्रिटेन वुड्स समझौता। 85 नंबर देखिए। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ब्रिटेन वुड्स समझौता का परिणाम है। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता का परिणाम इनमें से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा IMF। IMF का गठन किया गया ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसको पूरा बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है हमारा वैश्विक नागरिकता अवधारणा से जुड़ी है। ठीक है, वैश्विक नागरिकता अवधारणा से कौन जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्येक व्यक्ति वैश्विक नागरिक है। ठीक है, ये हमारा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी 86 देख लिए। 87 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हम भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा गया है कि G7 संगठन की स्थापना कब हुई। ग्रुप 20 इसको बोलते हैं और इसकी स्थापना जो है आपका 1975 ईस्वी को हुई थी। यार इतना लंबा बोलना पड़ रहा है। ठीक है, माइक वगैरह में बोलते हैं ना तो आदमी चलिए जो भी है, मतलब क्या बताएं, कुछ नहीं। 89 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिगवेली। ठीक है, और वर्तमान कौन है? एंटोनियो गुटेरस। आगे देख लेते हैं 90 नंबर। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों ने कहाँ हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो कहाँ पे हस्ताक्षर किए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे ये सभी मिलकर। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों सार्क जो है यह भारत भी सदस्य है और भारत सबसे बड़ा सदस्य है इसका। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वहीं पे इसका मुख्यालय स्थित है सार्क का। ठीक है, सार्क क्या मछली नहीं, एक संगठन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं। अगला है हमारा भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो G8 ग्रुप 8 का सदस्य नहीं है भारत। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो मैंने बहुत बार बताया द हेग में स्थित है। कहाँ है ये द हेग, नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये सदस्य है। विश्व खाद्य संगठन जिसको बोलते हैं ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। ठीक है, ये आपका जो है सेटो ये सदस्य नहीं है, क्योंकि ये केवल साउथ अफ्रीका की तरफ है, साउथ ईस्ट एशियन कुछ करके है इसका नाम। ठीक है, ये नहीं है। बाकी ICJ का मतलब होता है इंटरनेशनल चीफ ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये सभी सदस्य हैं, केवल C नंबर हमारा गलत हो जाएगा। 95 देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बच्चों के अधिकार के लिए बना है, तो यह जनरली बच्चों और महिला दोनों के लिए अधिकार के बना है। यूनिसेफ इसको हम लोग बोलते हैं, UNICEF, यूनिसेफ, ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन संयुक्त राष्ट्र का अकेला सबसे बड़ा देनदार है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अकेला देनदार कौन है, तो इसमें राइट आंसर कौन जो है हो जाएगा, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा पैसा दान करता है। ठीक है, इसलिए दोष भी जमाता है कि हम सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनमें से किस सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति प्राप्त है, तो दोस्तों 5 देशों को सुरक्षा वीटो शक्ति प्राप्त है, आपको मालूम होना चाहिए। अमेरिका है, रूस है, ठीक है, एक है हमारा चाइना, एक है हमारा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, छुटकू देशवा, हाँ नहीं तो, और भारत को नहीं रखा है। मैं गया ना तो भारत को रखूँगा, नहीं तो भारत को रखना है तो रखिए, नहीं तो हम सदस्य ही नहीं रहेंगे यार, जाइए। ठीक है, ये हो गया 4 गो। और एगो कौन है, तो और एगो है हमारा फ्रांस। देखिए ऐसा देश यहाँ पे बन गया है अस्थाई मेंबर। भारत नहीं बना है, विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इतना बड़ा इकोनॉमिक है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है इसके पास, 4था सबसे बड़ा सेना है इसके पास वर्ल्ड का। फिर भी चलिए जो भी है, इनमें से किस सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति प्राप्त है, तो अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनमें से और किसी को नहीं मिला है। आगे देख लेते हैं। हमारा है हमास दोस्तों एक उग्रवादी संगठन है। आपने सुना होगा कि गाजा पट्टी ने हमास ने ये गिरा दिया, बम गिरा दिया, फलना ढिमका। ठीक है, तो ये वॉर हुआ था फिलिस्तीन के बीच में, और जो आपका दूसरा देश था, ठीक है, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, तो फिलिस्तीन का यह संगठन है, उग्रवादी संगठन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारे झारखंड में संगठन क्या क्या मिलता है, माओवादी, MCC। ठीक है, यही सब है, MCC है, माओवादी है, और क्या क्या है यार, लालखंड है। ठीक है, और बहुत सारा है, उल्फा एक असम तरफ है। चलिए बहुत सारा संगठन है, लिट्टे हो गया। कौन सा देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है हमारा जर्मनी। बाकी ब्रिटेन, सॉरी जर्मनी है यार, स्पेन नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन तीनों हैं, तो ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन। अंतिम क्वेश्चन 100 राइट आंसर होगा भारत। G20 की अध्यक्षता किसने किया है 2023 में, तो भारत। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और जितना भी IBS का पेपर है कोशिश करूँगा सिलेबस बताने का, उसका पूरे का पूरा सबका टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, और कंप्यूटर बेसिक मल्टीमीडिया का दे दिया हूँ और 1-2 का दे दिया हूँ शायद। ठीक है, तो जितना भी है मैं कोशिश करूँगा देख के। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगर PDF चाहिए तो PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ, ऐसा ही सेम टू सेम जो है आपका NPO वालों का पूछा जाएगा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी वालों का। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं NPO वाले बच्चे तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। पूरा क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 दोनों का क्वेश्चन 100 का 102 100 200 सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन यहीं से रिपीटेड होगा कुछ, और कुछ नया क्वेश्चन आएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।